हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सुदाय हार दाखिली के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत सारे इसके अंदर से ऐसे पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। पीजी वगैरह के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को आखिर तक के ज़रूर देखते रहिए। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सुदाय हार दाखिली जो है तो उसके असबाब क्या होते हैं। अच्छा, इसका जो नाम है तो वो नाम क्या है, हार है और दाखिली है। मतलब ये एक तो इसकी जो कैफियत होगी तो वो हार होगी, गर्म होगी और ये इंटरनल रीजंस की वजह से होगा, इसीलिए इसका नाम हार दाखिली रखा गया है। अब इसके जब हम असबाब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम दाखिली क्यों रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसके असबाब क्या हैं, सुदाय हार दाखिली के असबाब कौन कौन से हैं। तो इसके सबसे पहले जो असबाब बताए गए हैं तो वो ये है कि एक तो मेथी, मिर्च वगैरह जैसी गर्म दवाओं का इस्तेमाल। अब देखिए कि जो दवाएं होती हैं, ये जो दवाएं हैं, मेथी है, मिर्च है, तो हम इनको इंटरनली यूज़ करते हैं, कंज्यूम इनको करते हैं। और इनका जो मिजाज होता है, मेथी, मिर्च वगैरह जैसी दूसरी जो चीज़ें होती हैं, इनका जो मिजाज होता है तो वो गर्म होता है। इसीलिए जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो बदन के अंदर एक कैफियत पैदा होगी हरारत वाली, और उस हरारत की वजह से फिर सुदा होगा, सर दर्द होगा, और इसीलिए इसको सुदाय हार दाखिली कहा जाता है। दूसरा इसका जो सबब बयान किया गया है वो ये है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कि जो दिमाग को ज़रर देने वाली है, दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली है। उसकी मिसाल कौन सी है, जैसे शराब है और छुहारे है, खजूर है। छुहारे कहते हैं खजूर को। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कि जो दिमाग को ज़रर देती हैं, ऐसी ग़िज़ाएँ ख़ास तौर से। यहाँ पर पहले दवाओं के बारे में बताया गया है और फिर बाद में ग़िज़ाएँ बताई गई हैं। तो मेथी और मिर्च जैसी गर्म दवाओं का इस्तेमाल और साथ में शराब और छुहारे जैसी दिमाग को ज़रर देने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों की वजह से सुदाय हार दाखिली होता है। इंटरनल जो हेडेक है, हॉट इंटरनल हेडेक हो जाएगा। अब आइए इसकी अलामात देखते हैं। तो इसकी अलामात भी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसको आप अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो अलामात इसकी ये है कि पहले तो खयाशीम यानी नथने, नॉस्ट्रिल्स जिनको हम कहते हैं, तो ये खुश्क हो जाएंगे। तो चूँकि हॉट है, हार है, यहाँ पर हरारत है, इसलिए वहाँ पर खुश्की भी पाई जाएगी। तो खयाशीम ये लफ्ज़ आप याद रखिए, नथनों को कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स को कहते हैं। तो उसकी जो म्यूकस लेयर है तो वहाँ पर थोड़ी सी हमको खुश्की देखने को मिलेगी। फिर साथ में क्या होगा कि मरीज़ को कल्क वो इस्तिराब होगा। इस्तिराब हम सभी को पता है कि किसको कहते हैं, बेचैनी होती है एक तरह की, और सुकून महसूस नहीं होगा। कल्क क्या है तो ये आगे हम देखने वाले हैं। फिर साथ में ये बताया गया है कि जो हवास होंगे, मरीज़ के जो हवास होंगे तो वो मुकद्दर, वो मुतगय्यर हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक से हवास काम नहीं करेंगे, सेंसेस जो है तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और जैसे मरीज़ को या तो देखने में परेशानी होगी या फिर बू वगैरह ठीक से सूंघने में उसको परेशानी महसूस होगी, टेस्ट समझ में नहीं आएगा, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो हवास मुकद्दर और मुतगय्यर हो जाएंगे। साथ में समझ के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा, कोई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आएगी और दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। और सबसे आखिर में ये बताया गया है कि नींद भी कम हो जाएगी। तो एक थोड़ा सा ये जनरल पॉइंट ये याद रखिए कि हमने सफ़रावी मिजाज वालों के अंदर ये पढ़ा है कि जिन लोगों का मिजाज सफ़रावी होता है तो उनको नींद कम आती है, उनके अंदर नींद की कमी होती है। अब ये जो हेडेक है तो ये हार है, हॉट है, इसलिए इसके अंदर नींद कम हो जाएगी। तो जहाँ पर हरारत होगी वहाँ पर नींद कम होगी, और जहाँ पर नींद कम होगी वहाँ पर हरारत होगी। तो ये वाइस वर्सा एक चीज़ है। तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जहाँ पर नींद कम होगी वहाँ पर हरारत ज़्यादा होगी, जहाँ पर हरारत ज़्यादा होगी वहाँ पर नींद कम होगी। तो ये तमाम इसकी अलामात हैं। नथने खुश्क होंगे, मरीज़ को कल को इज़्तिराब होगा, हवास मुतगय्यर और मुकद्दर होंगे, समझ के अंदर बिगाड़ पाया जाएगा और नींद कम होगी। अब यहाँ पर हमने जो लफ्ज़ देखा था कल्क, तो कल्क किसको कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और सुदाय हार दाखिली की एक अहम अलामत है कल्क। एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि सुदाय हार दाखिली की ख़ास अलामत कौन सी है। तो उसमें आपको ये याद होना चाहिए कि सुदाय हार दाखिली की ख़ास अलामत
कल्क है, किसी और बीमारी के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ख़ास तौर से शरह असबाब के अंदर शायद ही कहीं पर आपको ये लफ्ज़ दूसरी किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल करता हुआ नज़र आए। तो कल्क सुदाय हार दाखिली के अंदर होता है। और क्या होता है कल्क? तो कल्क ये है कि मरीज़ पहले एक पहलू को बदल कर दूसरे पर आता है, ठीक, फिर उसके बाद में उस पहलू को भी बदल कर दूसरी हैयत इख्तियार करने की उसकी ख्वाहिश होती है। आम तौर पर इसको हम ये कहते हैं कि मरीज़ करवटें बदलेगा, बार बार पोजीशन अपनी चेंज करेगा और किसी भी पोजीशन के अंदर उसको सुकून महसूस नहीं होगा। पहले एक पोजीशन में आ जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद में उसको महसूस होगा कि नहीं, इसके ऊपर भी अब परेशानी हो रही है, सुकून नहीं है, बेचैनी हो रही है, तो फिर दूसरे पहलू के ऊपर आएगा, दूसरी करवट बदल देगा। फिर दूसरी करवट बदलने के बाद में सोचेगा कि कोई और पोजीशन पे अब वो लेट जाए या फिर बैठ जाए। तो ये होता है कल्क, जिसके अंदर मरीज़ हमेशा अपने पहलू या पोजीशंस बदलता रहता है, अपनी करवटें बदलता रहता है। तो ये हो गई सुदाय हार दाखिली की उसके असबाब और उसकी अलामात। अब जब हमको इसके असबाब, सुदाय हार दाखिली के असबाब और उसकी अलामात मालूम हो गई हैं, तो इसका इलाज हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब इसके इलाज में क्या क्या करेंगे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि कुर्स मुसल्लस के तिला से दिमाग में बुरूदत पहुँचाएंगे। कुर्स मुसल्लस क्या है? कुर्स मुसल्लस के लिए इल्मुल अदविया पढ़िए, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कुर्स मुसल्लस किसको कहते हैं। बस इतना याद रख लीजिए अभी यहाँ पर कि कुर्स मुसल्लस, कुर्स के नाम से किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि कुर्स मुसल्लस एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है, वो खारजी इस्तेमाल के लिए होती है और पेशानी पर उसका तिला किया जाता है। तो ये कुर्स मुसल्लस है और इसके ज़रिए से, इसके तिला के ज़रिए से, अच्छा तिला क्या है, तो तिला के लिए भी या तो इल्मुल अदविया भी पढ़िए या फिर इलाज भी तदबीर पढ़िए। तो इन दोनों से आपको तिला समझ में आ जाएगा कि किसको कहते हैं। तो कुर्स मुसल्लस के तिला से दिमाग में बुरूदत पहुंचाएंगे। साथ में और क्या करेंगे कि कुछ फिर ऐसी इकरास होंगी कि जो इंटरनली यूज़ कराएंगे, कंज्यूम करवाएंगे। कौन कौन सी होंगी? जैसे तुख्म खयारैन, तुख्म कद्दू, किशनिस खुश्क, तबाशीर, तुख्म खाऊ और तुख्म खुरपा, साथ में तुरंजबीन से बनी हुई इकरास मरीज़ को खिलाएंगे। ये तमाम चीज़ें सिर्फ यूँ समझ लीजिए कि ये एग्जाम्पल्स है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यही चीज़ें एकदम एग्जैक्ट हमको इस्तेमाल करनी है। तो ये तमाम चीज़ें मिसाल के तौर पर दी गई हैं और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं तो ये ठंडी होती हैं। तो उसूल यही रहेगा, उसूल इलाज जो हमारा होगा तो वो यही होगा कि चूँकि मर्ज़ जो है तो वह हार है, इसलिए तमाम जो तदाबीर की जाएंगी, जो ग़िज़ाएँ खिलाई जाएंगी, जो दवाएँ खिलाई जाएंगी, तो वो तमाम की तमाम जो होंगी तो वो बारिद होंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं तो ये सब के सब ठंडी हैं। तुख्म खयारैन है, तुख्म कद्दू है, किशनीस खुश्क है, तबाशीर है, तुख्म काहू है, तुख्म खुरफा है, ये तमाम चीज़ें जो भी हैं तो ये सब के सब बारिद हैं। तो ये इनकी बनी हुई जो इकरास हैं, टैबलेट्स हैं, वो मरीज़ को इस्तेमाल करवाएंगे। साथ में फिर कुछ ऐसे शरबत हैं कि जो अपने आप में ठंडे होते हैं, तो वो ठंडे शरबत भी मरीज़ को पिलाएंगे। शरबत नीलोफ़र है, शरबत बनफ़शा, शरबत उन्नाब, शरबत तमर हिंदी, ये भी तमाम के तमाम देखिए कि ये सब के सब क्या है, ये सर्द हैं, तो ये बारिद शरबत हैं। तो ये तमाम उसको पिलाएंगे, मरीज़ को पिलाएंगे। शरबत नीलोफ़र, शरबत बनफ़शा, शरबत उन्नाब और शरबत तमर हिंदी। इसके अंदर शरबत आमला वगैरह भी आप जोड़ सकते हैं। शरबत आमला भी अपने आप में बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। फिर और कुछ तिलाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो जैसे नीलोफ़र, संदल, रसौत और मामीशा के तिला लगाएंगे। और ये जो अच्छा यहाँ पर जो मामीशा है तो ये बहुत ज़्यादा जानी पहचानी चीज़ नहीं है, लेकिन मामीशा एक तरह की बूटी है, ये एक जड़ी बूटी का नाम है मामीशा। बाकी तो सब जाने पहचाने से अल्फाज हैं, तो बाकी तमाम हमको पता है। और ये जो तिला होंगे, नीलोफ़र, संदल, रसौत और मामीशा के जो तिला होंगे, तो उनके अंदर हम आब खयार, आब काहू, आब किशनीस सब्ज़ और उसके साथ में कुछ सिरका, गुलाब और रोगन गुल भी शामिल करेंगे। तो इनके तिला इस्तेमाल करवाए जाएंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इनको रट्टा मार लीजिए। रट्टा मार कर आपको इसके अलावा और कोई आपके पास में चारा नहीं है, ना आपके पास में है ना मेरे पास में है, तो सिर्फ इनको रट्टा मारिए, ठीक है। फिर कुछ उसारात इस्तेमाल करवाएंगे। उसारा किसको कहते हैं, इसके लिए फिर से इल्मुल अदविया पढ़िए, उसके अंदर उसारा के बारे में आपको मिल जाएगी मालूमात। और साथ में यहाँ पर नुतूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो नुतूल भी आपको इलाज भी तदबीर के अंदर या फिर इल्मुल अदविया के अंदर पढ़ने को मिल जाएगा। तो उसारे काहू, उसारे खुरफा वगैरह जैसे सर्द उसारात, फिर से देखिए कि सर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो सर्द तदाबीर करेंगे, ठीक है। तो सर्द उसारात के नुतूल करवाएंगे।
फिर कुछ रोगनों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, और वो रोगन कौन कौन से हैं? वो ऐसे रोगन हैं कि जो सर्द होंगे, सर्द रोगन, लेकिन जिनके अंदर कब्ज़ नहीं होना चाहिए, तो ऐसे रोगन लगाएंगे सर पर। रोगन बनफशा है, रोगन नीलोफर है, रोगन कद्दू है, रोगन तुख्म ख़त्मी है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखिए कि तमाम जो दवाएं वगैरह यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रही हैं तकरीबन हर जगह कॉमन है। कुर्स खिलाएंगे तो वो भी कुछ ख़ास दवाओं की खिलाएंगे, और जो तिला करेंगे तो वो भी कुछ ख़ास दवाओं के करेंगे। तो वो तमाम उसके अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कॉमन है। जैसे हमने शरबत नीलोफर भी इस्तेमाल करवाया था, ठीक है। फिर तुख्म कद्दू से हमने उसकी इकरास हमने खिलाई थी, है ना। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो कॉमन है, तो याद रखने में आसानी इसके वजह से हो जाती है। तो रोगन बनफशा, रोगन नीलोफर, रोगन कद्दू, रोगन तुख्म ख़त्मी, और इनके जैसे दूसरे जितने भी और सर्द रोगन होते हैं तो वो सब के सब लगाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि इनके अंदर कब्ज़ नहीं होना चाहिए। तो ये एक चीज़ का हमको ख्याल इसके अंदर रखना होगा। फिर अगली चीज़ यहाँ पर जो जिक्र की गई है वो है ग़िज़ाएँ। तो मरीज़ को सर्द ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करवाई जाएंगी। अब सर्द ग़िज़ाएँ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो वो है मूंग, कद्दू, पालक, खीरा वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सारी ग़िज़ाएँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इनको कैसे इस्तेमाल करवाएंगे? इनको शूरबों की शक्ल में इस्तेमाल करवाएंगे, और शूरबे भी ऐसे बनाए जाएंगे कि जिनके अंदर इमली, आलू बुखारा और तुरश अनार, यानी फिर से जो ठंडी ठंडी जितनी भी दवाएँ हैं तो उन सबको उसके अंदर शामिल करेंगे, और इन शूरबों का इस्तेमाल मरीज़ को करवाएंगे। एक तो ग़िज़ाएँ भी सर्द होंगी, उसके अंदर साथ में जो अदवियाँ इस्तेमाल करवाई जाएंगी तो वो भी तमाम सर्द होंगी। तो सर्द शूरबे मरीज़ को इस्तेमाल करवाए जाएंगे, और साथ में उसके अंदर सर्द चीज़ें शामिल करवाई जाएंगी। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माउस शईर यानी जौ का पानी पिलाएंगे। माउस शईर बनाने का क्या तरीका होता है, ये इल्मुल अदविया, इसके लिए आप पढ़ लीजिए, इल्मुल अदविया के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो माउस शईर या जौ का पानी पिलाएंगे। और माउस शईर जो है तो वो बहुत अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तिब्बी यूनानी में, और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझना चाहते हैं तो अगली स्लाइड को भी देखिए। अगली स्लाइड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि माउस शईर क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्यों ख़ास तौर से माउस शईर का यहाँ पर तज़किरा किया गया है। तो माउस शईर ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सुदाए हार दाखिली में हम लोग माउस शईर इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। माउस शईर पिलाएंगे, जौ का पानी। फिर नीचे हमने दो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आपको सुदाए हार दाखिली के ज़िमन में याद होने चाहिए। वो पहला पॉइंट है कि यबरूज और अफ्यून जैसी मुखद्दिर और सुन करने वाली दवाओं का इस्तेमाल सुदाए हार दाखिली के अंदर ममनू है। ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवा सकते। यबरूज और अफ्यून जैसी मुखद्दिर और सुन करने वाली, एनेस्थेटिक इफ़ेक्ट रखने वाली जितनी भी दवाएं हैं तो वो चाहे कुछ भी हो जाए इसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी वजह ये बताई गई है कि इनकी वजह से तारीक़ चश्म हो जाता है, आंखों में अंधेरी आती है, और बहुत सारे केसेस के अंदर मरीज़ मर भी जाएगा, हलाक हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहा गया है कि सुदाए हार दाखिली में यबरूज और अफ्यून जैसी मुखद्दिर और सुन करने वाली दवाओं का इस्तेमाल ममनू है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुदाए हार दाखिली में गर्म, और साथ में ये कहा गया है कि मीठी चीज़ों से परहेज़ करवाना है, गर्म और मीठी चीज़ों से। अब जब आपने इल्मुल अदविया पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने एक चीज़ ये पढ़ी होगी कि जो 9 किस्म के जायके होते हैं, तो उन 9 किस्म के जायकों का हमने मिजाज भी देखा है कि किस जायके का क्या मिजाज होता है। तो आपको पता है कि मीठी जो चीज़ें होती हैं तो वो मिजाज के अंदर गर्म होती हैं। हुलू जो टेस्ट है, हुलू जो जायका है, मीठा जो टेस्ट है, तो वो मिजाज के अंदर उसका जो मिजाज होता है तो वो गर्म होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि गर्म और मीठी चीज़ों से परहेज़ करवाया जाएगा। ये इसके इलाज के सिलसिले में कुछ चीज़ें हैं। अब जो पिछली स्लाइड के अंदर हमने जो माउस शईर के बारे में देखा था कि माउस शईर मरीज़ को इस्तेमाल करवाया जाएगा, तो उसके वजह क्या है? तो असल में माउस शईर के बारे में ये बताया गया है कि इसके अंदर ऐसी 10 खूबियाँ पाई जाती हैं कि जिनकी वजह से ये गर्म अमराज में तमाम ग़िज़ाओं से बेहतर भी है और अफजल भी है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि गर्म अमराज में तमाम ग़िज़ाओं से बेहतर और अफजल कौन सी चीज़ है? वो है माउस शईर, जौ का पानी। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर 10 खूबियाँ पाई जाती हैं। वो 10 खूबियाँ कौन कौन सी है? तो शरह ज़वाब के अंदर वो 10 खूबियाँ बताई गई हैं। पहली इसकी जो खूबी है वो ये है कि ये सर्द है। ये सबसे अच्छी खूबी है इसकी कि सर्द है, खिलतों को नुस्ज देता है और पकाता है। ये इसकी सबसे पहली खूबी है।
तो ये सर्द है, खिलतों को नुस्ज देता है और पकाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी मर्ज़ का इलाज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी खिल्त है तो हमें उसका इखराज करवाना ज़रूरी होता है, और खिल्त को ख़ारिज करने से पहले उसको नुस्ज देना और पकाना ज़रूरी होता है। तो ये एक माउस शहीर की बहुत अच्छी बात है कि ये सर्द है और खिल्तों को नुस्ज देता है और पकाता भी है। दूसरी इसकी जो खूबी बयान की गई है वो ये है कि ये जले हुए अखलात को ख़ारिज करता है। तो अब चूँकि हरारत है इसलिए अखलात वहाँ पर जल रहे हैं, उनके अंदर एहतराक हो जा रहा है, और ये बात ज़रूरी हो जाती है कि अब जो अखलात जल चुके हैं तो वो जिनके अंदर एहतराक हो चुका है तो उनको अब बदन से खारिज कर दिया जाए। तो माउस शहीर की दूसरी खूबी यह है कि ये जले हुए अखलात को खारिज करता है। फिर उसके बाद में एक और खूबी इसकी ये है कि ये मैदे को साफ़ करता है। तो मैदे के वजह से बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं, और जाहिर सी बात है कि जो सफ़रा होता है तो वो मैदे के अंदर होता है। तो अगर मैदे को ये साफ़ करता है तो फिर सफ़रा जो है तो वो हार है, और इसीलिए गर्म अमराज का ये अच्छी तरह से इलाज कर सकता है। तो ये मैदे को साफ़ करता है। फिर तमाम बदन के अंदर ये आसानी से नफूस करता है। तो हल्की फुल्की ग़िज़ा है इसलिए ये तमाम बदन के अंदर आसानी से नफूस भी कर जाता है। पाँचवीं इसकी खूबी यह है कि ये टेस्ट के अंदर अच्छा होता है, ना तो ये कड़वा होता है ना ये खट्टा होता है, तो इसलिए मरीज़ इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, उसको आसानी से पी सकता है। तो इसका टेस्ट अच्छा होता है, ये लजीज होता है। फिर छठी खूबी इसकी यह है कि ये एक ग़िज़ाए मोतदिल है, ना तो ये बहुत ज़्यादा सकील है ना ये बहुत ज़्यादा ख़फ़ीफ़ है, बल्कि ये एतदाल पर है, और इसीलिए इसको इस्तेमाल करने के बाद में मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस नहीं होगी, वो हल्का फुल्का महसूस करेगा, परेशानी उसको नहीं होगी। साथ में ये भी है कि अब चूँकि जो गर्म अमराज है तो उसके अंदर प्यास का गलबा होता है, तो सातवीं खूबी इसकी यह है कि ये प्यास को तस्कीन देता है। माउस शहीर की वजह से प्यास ख़त्म होती है, प्यास की शिद्दत को ये ख़त्म कर देता है। माउस शहीर की आठवीं खूबी ये बताई गई है कि ये फासिद अखलात को जोश हैजान में नहीं लाता। अब ये नहीं होना चाहिए कि हम गर्म अमराज का इलाज कर रहे हैं और फिर हमने ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करवा दिया कि जिसकी वजह से जो अखलात हमारे हैं तो वो और ज़्यादा जोश और हैजान के अंदर आ गए, उसकी वजह से मरीज़ को और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसीलिए माउस शहीर की एक और खूबी ये बताई गई है कि ये फासिद अखलात को जोश और हैजान में नहीं लाता, उसके अंदर और ज़्यादा ये उनको और ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं करता, उनके अंदर और ज़्यादा ये जोश पैदा नहीं कर देता। इसीलिए माउस शहीर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर नौवीं इसकी जो खूबी है वो ये है कि ये नफ़क पैदा नहीं करता। नफ़क इसकी वजह से नहीं होता, फ्लैटुलेंस इसकी वजह से नहीं होता, इसकी वजह से पेट में उफारा नहीं होता। तो ये एक और इसकी खूबी हो जाती है। और 10वीं और आखिरी खूबी इसकी यह है कि जब इसको इस्तेमाल करते हैं मरीज़, जब इसको इस्तेमाल करेगा तो ये ग़िज़ा ऐसी है कि ये पेट में फूलेगी नहीं, मैदे के अंदर ये फूलेगी नहीं, जिसकी वजह से मरीज़ को बेचैनी महसूस नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह की। तो ये इसकी 10 खूबियाँ हैं, आप इनको याद कर लीजिए, और बहुत आसान है, तो पूरी 10 खूबियाँ इनकी याद कर लीजिए। और ये जो 10 खूबियाँ हैं तो इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जितनी भी खूबियाँ हैं तो इनकी तहकीक बुकरात ने की है। बुकरात ने हमको बताया था कि माउस शहीर के अंदर 10 खूबियाँ पाई जाती हैं जिनकी वजह से ये गर्म अमराज में तमाम ग़िज़ाओं से बेहतर और अफजल हैं। सबसे आखिरी में एक छोटा सा पॉइंट ये है कि मरीज़ को आराम और सुकून के साथ में ठंडे मकाम पर रखेंगे। हार एक मर्ज़ है, इसीलिए उसके इलाज के लिए हम क्या करेंगे कि मरीज़ को ठंडे मकाम पर रखेंगे और आराम और सुकून के साथ में रखेंगे। उसके पास में ज़्यादा शोर गुल नहीं होने देंगे। शोर गुल भी अगर आप थोड़ा सा स्टडी इसकी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शोर गुल का जो मिजाज होता है तो वो भी वो हार होता है, सफ़रा की तरफ होता है वो। तो इसीलिए मरीज़ के पास में शोर-गुल नहीं होने देंगे। शोर-गुल की वजह से उसके सर दर्द के अंदर और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, उसके सर दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए भी इसको ऐसा कहा गया है क्योंकि आप ये देखिए कि जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सफरावी सर दर्द होता है, सुदाय हार जिनको होता है, उनके कॉजेज़ में से अक्सर ये भी होता है कि जब ज़्यादा शोर-गुल उनके आसपास होता है तो उनको सर दर्द हो जाता है। तो शोर-गुल की वजह से जितने भी सुदाय हार होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। माइग्रेन वगैरह वालों से पूछ कर देखिए तो शोर-गुल के अंदर वो जब जाएंगे तो उनको सर दर्द हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ को जिसको सुदाय हार दाखिली है तो उसके आसपास शोर-गुल नहीं होने देंगे। फिर साथ में ये भी कहेंगे कि ये करेंगे कि दर्द सर की हालत में दफ़ा कब्ज़ के बाद ग़िज़ा देंगे। तो पहले जो अगर मरीज़ को पहले ये देखेंगे कि अगर उसको कब्ज़ है तो पहले उसका कब्ज़ दूर कर देंगे, कब्ज़ दूर होगा उसके बाद में उसको फिर ग़िज़ा देंगे। और सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि मरीज़ को ठंडे पानी से गुस्ल करवाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी गई है कि बुखार नहीं होना चाहिए।
अगर मरीज़ को बुखार नहीं है तो फिर उसको ठंडे पानी से गुस्ल करवाएंगे, बुखार अगर है तो फिर ठंडे पानी से गुस्ल नहीं करवाएंगे, गुस्ल को अवॉइड कर देंगे। ये इसके सिलसिले में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और बहुत शॉर्ट में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की है। और अगले लेक्चर के अंदर हम एक नई बीमारी पढ़ेंगे, नए एक टॉपिक से हम फिर से शुरुआत करेंगे। अगर मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोग चाहें तो ये जितने भी यहाँ पर हम स्लाइड्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं तो आप लोग इनके स्क्रीनशॉट अपने पास में लेकर रख सकते हैं, ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स का काम करेंगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से फ़ायदा उठा सके, इन लेक्चर्स से फ़ायदा उठा सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।